आज हम क्लास 10th का चैप्टर विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं करंट, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में सवाल आना चाहिए, नहीं आया तो आना चाहिए, कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। आप देखेंगे आपके घर में लाइट आती है, आप स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है या ट्यूबलाइट जल जाती है। वो सब क्या है, उसमें धारा ही प्रवाहित हो रही है। पर वैज्ञानिक भाषा में आप धारा किसे कहेंगे? तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश में कौन प्रवाहित होता है? यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। प्रवाह का मतलब चलना, प्रवाह का मतलब चलना। जैसे ये आपकी ट्यूबलाइट है, मान लीजिए, है ना, इतनी बड़ी ट्यूबलाइट होती है और यहां पर आपने देखा होगा बोर्ड लगे हुए रहते हैं, आपके घर में भी लगे हुए रहेंगे, और फिर ये एक स्विच से कनेक्ट रहता है। तो जब आप स्विच का बटन ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैडम, निर्वात क्या होता है? निर्वात वो होता है जहां पर हवा नहीं होती है, जैसे कि अंतरिक्ष, उसे हम कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में जो प्रकाश होता है उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है, वही मात्रक यहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां से चलना शुरू कर देते हैं और प्रकाश की चाल से गति करते हैं, और फिर ये आपका जो बल्ब है ये जल जाता है। तो बताइए इसमें किसका प्रवाह हुआ है? आवेश का। हम जानते हैं ना, आवेश दो होते हैं, एक धनावेश और ऋणावेश। और हम जानते हैं धनावेश तो केंद्र में होता है और चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन लगाता है तो यहाँ पर चलने वाला काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। इसलिए आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। मैडम, आगे विद्युत क्यों लगाया? सिर्फ धारा भी तो बोल सकते थे। तो भैया धारा विद्युत के द्वारा ही तो समझी जा रही है ना, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है। विद्युत का मतलब क्या है? लाइट, प्रकाश। तो सेम इसी चीज से, इसलिए इसका नाम पड़ गया विद्युत धारा। ठीक है मैडम। अब इतना बड़ा नाम लिखने की बजाय एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे दर्शा देते हैं, उसे कहते हैं आई। विद्युत धारा को किससे व्यक्त कर देते हैं? आई से कर देते हैं। और हमने जो देखिए डेफिनेशन बोली है, उसको अगर हम सूत्र की फॉर्म में लिखे तो आवेश के प्रवाह की दर, ये क्यू क्या है? ये क्यू आपका आवेश है, और प्रवाह की दर, दर का मतलब है समय का भाग कर दीजिए। तो इस आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं? यानी Q/T को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, तो फिर मैडम यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है कूलाम। मैडम, कूलाम कोई नाम होता है क्या? तो जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी उसका नाम कूलाम था। तो भैया उसने कहा हमारे सम्मान में इसका प्रतीक क्या कर दो? कूलाम कर दो। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का एसआई मात्रक सेकंड। तो आपसे कोई पूछे विद्युत धारा का मात्रक बताइए, तो एक तो कूलाम/सेकंड होता है, पर अगर पूछे एसआई मात्रक बताइए तो वो होता है एम्पियर, उसे ए से लिखते हैं। ठीक है मैडम, आपने इतनी अच्छी कथा बताई, पर मैडम ये एसआई शब्द हमको समझ नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? एसआई का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट, यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक, जो सब जगह अपनाया गया। सबने कहा कि भैया हम सहमत है, एम्पियर मान लो, तो ये वही एसआई मात्रक है, एम्पियर। ठीक है। उसके बाद में विद्युत धारा है। अब मैडम कोई तरीका है क्या कि हम इसे नाप सके? अब इसको किलोग्राम लीटर में तो हम नाप नहीं सकते, हाथ लगा के देखो करंट लगेगा। तो फिर इसको किससे मापते हैं? एक यंत्र आता है अमीटर। आपके स्कूल में अगर साइंस है 12th में, तो फिर वहां पे आपको अमीटर जरूर देखने को मिल जाएगा प्रैक्टिकल में, आप अपने सर को कहेंगे तो। विद्युत धारा के मापन की युक्ति है अमीटर होती है।
अमीटर कैसा दिखता है कि ऐसा उपकरण होता है एक, है ना, एमीटर, उसमें एक तरफ प्लस चार्ज होता है, दूसरी तरफ माइनस चार्ज होता है। तो बताइए, आपसे एक नंबर में यहां से सवाल बनता है कि बताइए विद्युत धारा के मापन की युक्ति कौन सी है, तो आप कहेंगे अमीटर द्वारा मापते हैं। पर अगर आपसे पूछ ले कि विभव का मापन आप किस में करेंगे, तो वो वोल्ट मीटर में करते हैं। मैडम विभव क्या होता है ये भी बात करेंगे। अमीटर, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि धनावेश जिधर होगा उसकी प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा वही होगी। जैसे प्लस माइनस, ये क्या है मैडम, ये सेल है। मैडम सेल तो ऐसा होता है, ये वाला, हम तो ये देखते थे, हम अपनी घड़ियों में भी लगाते हैं, है ना। तो सेल तो ऐसा देखे मैडम, या फिर ये गोल वाले सेल देखे, ये सेल तो हमने देखे ही नहीं। तो वैज्ञानिक भाषा में इतना बड़ा बनाने की बजाय इसमें दो चार्ज होते हैं, एक प्लस टर्मिनल का और एक माइनस टर्मिनल का, वो दोनों यहाँ पे सेल को इस तरीके से निरूपित करते थे। अब बताइए, प्लस ये रहा, बड़े वाले को प्लस कहते हैं और छोटे वाले को माइनस टर्मिनल कहते हैं। तो धारा कहां से कहां बह रही है, प्लस से यू बहती हुई यू आती है। तो जिधर धनावेश है वही धारा प्रवाह की दिशा है। और अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत अगर ऋणावेश है तो वो ऋणावेश में प्रवाह की दिशा विपरीत, यानी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धनावेश की दिशा ही होती है। उसके बाद में बात करते हैं कि मैडम आपने ये क्या लगाया, ये स्विच है। जैसे आपने बोर्ड होता है ना आपका, आप लाइट ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो ये वही बोर्ड है, इसे कहते हैं स्विच। और यहां पर लगा हुआ है आपका एमीटर जो धारा को नापता है। और ये क्या है मैडम, ये है बल्ब। कि मैडम ऐसा कैसा बल्ब बनाया, तो आप समझ लीजिएगा ये क्या है, ये बल्ब है। ठीक है, ये सब क्या है, इसे कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है कि जिसमें स्विच, सेल, बल्ब आदि को संयोजित कर करके एक बंद पथ बनाया जाता है। ये पूरा पैक रहता है, ऐसा बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। अच्छा मैडम, उसके बाद में एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि एक कूलाम की परिभाषा बताइए या फिर एक एम्पियर की परिभाषा बताइए। तो एक कूलाम 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की आवेश के बराबर होता है। एक कूलाम का मतलब क्या है कि भैया 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होता है उसे हम एक कूलाम कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो मैडम हमें याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है। यह आपके 11, 12 सब में काम में आएगा, इसको ध्यान रखिएगा आप। एक इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है कि 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। फिर यहीं से आप बनाएंगे एक एम्पियर किसे कहते हैं। एक एम्पियर का मतलब यहां पर जो मान आ जाएगा वो एक आ जाएगा। धारा को एम्पियर से नापते हैं तो ये आ गया 1 एम्पियर। अब इसकी परिभाषा बतानी है तो कैसे बताएंगे कि जब आवेश 1 कूलाम हो, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो इसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत धारा का 1 एम्पियर कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं आपका एक न्यूमेरिकल। अच्छा मैडम सिखाइए, 0.5 एम्पियर धारा। एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं कि धारा कितनी है, 0. आपको कैसे पता पड़ा मैडम ये धारा का है, तो देखिए एक तो इसका प्रतीक एम्पियर है और दूसरी चीज यह लिखी हुई भी है कि 0.5 एम्पियर धारा। हमने देखा कि धारा को हम आई प्रतीक चिन्ह से व्यक्त कर देते हैं, तो I बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, 10 मिनट तक प्रवाहित करते हैं, तो टाइम T 10 मिनट
अब हम जानते हैं कि टाइम की SI यूनिट सेकंड होती है, इसलिए यहाँ मिनट दिया हुआ है, आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा। और हम जानते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसको 10 मिनट को आपको सेकंड में बदलना है, तो 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 10 में कितने होंगे, 10 × 60 यानी 600। और आपसे क्या पूछा है, तो बताइए विद्युत आवेश का मान बताओ। तो विद्युत आवेश हम जानते हैं, यहां से देखिए ये दे दिया, ये दे दिया, पूछा क्या, क्यू पूछा, आवेश पूछा। तो हम जानते हैं Q बराबर IT होता है, यहां पर 0.5 लिख देंगे, 600 लिख देंगे, गुणा कर देंगे, 2 के बाद में 1 के बाद में पॉइंट लगाना है, तो ये 1 के बाद पॉइंट लग गया, और ये 300। अब हमें तो निकालना आवेश था, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 300 कूलाम। ठीक है मैडम। आप देखते हैं बल्ब चालू करते ही लाइट क्यों जल जाती है, थोड़ा टाइम ही नहीं लगता, तुरंत आपने बल्ब जलाया और लाइट चालू हो गई, तुरंत आपने बल्ब जलाया फैन चालू हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग यानी 3 × 10⁸ का मतलब समझते हैं, 3 के बाद में 8 जीरो लगा दो, फिर गिनो 1 10 100 1000 10,000, यानी इतने एक सेकंड में इतना चल जाता है वो, यानी कितना तेज चल रहा है। आप देखोगे गाड़ी को 60 की स्पीड से चलाते तो भी कितनी तेज चलती है, ये तो कितने वेग से जा रहा है। इस कारण इतने तीव्र वेग से गति करने के कारण हमें आभास भी नहीं होता कि समय लगा है, और तुरंत लाइट जल जाती है। उसके बाद में बात करते हैं विभव की। ये क्या होता है कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश का मतलब, एकांक का मतलब 1 और आवेश का मतलब चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज। तो एकांक आवेश यानी एक आवेश यानी 1 कूलाम आवेश, ये समझ लीजिए। तो इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना है, तो इस लेकर जाने में जो कार्य होता है वही विभव कहलाता है। 11th 12th में आप क्या डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब जहां तक हम कल्पना करते हैं कि यहां जाके कोई चीज हो सकती है, वो अनंत कहलाती है। तो अनंत से एकांक आवेश यानी 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। पर आपके लिए सबसे आसान डेफिनेशन यही है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो फिर मैडम इसका सूत्र बनाइए, कैसे बनेगा कि विभव को V से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, V से। तो मैडम आपने तो प्रकाश में भी V बताया था, प्रतिबिंब, तो यहां भी V है। प्रकाश वाली चीज अलग है, यहाँ वाली चीज अलग है। प्रतीक चिन्ह एक ही ले लिए क्योंकि उनको V बहुत अच्छा लगता है इसलिए। तो ये V बराबर W/Q, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। W का मतलब कार्य, Q का मतलब आवेश। तो ये विभव का फॉर्मूला है, V बराबर W/Q। आपसे पूछ लिया जाए कि विभव का SI मात्रक क्या होता है, पूछे हुए सवाल है, एक एक नंबर में पूछते हैं, तो ये होता है वोल्ट, VOLT, वोल्ट। और हम जानते हैं विभव को मापते भी किसमें है, वोल्ट मीटर में मापते हैं। आप एक चीज समझ लीजिए कि अमीटर को तो इस विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका क्या मतलब है, श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज। जैसे आप सुबह प्रेयर में खड़े होते हैं स्कूल के अंदर, तो आपको कहा जाता है कि भैया ये वाली क्लास यहाँ आ जाओ, 6th यहाँ आ जाओ, 7th आ जाओ, 8th आ जाओ, 9th आ जाओ। इस तरह से आपका अरेंजमेंट किया जाता है। अब मैं कहूँ सिर्फ 6 क्लास की लाइन है और कोई लाइन नहीं है प्रेयर में, तो वो एक क्या है, वो एक सीरीज है, एक श्रृंखला है। पर मैं कहूँ यहाँ 6th है, यहाँ 7th है,
और यहाँ 8th है, तो ये 3 अलग अलग लाइनें बन गई। इसका मतलब ये एक दूसरे के समांतर क्रम है। समांतर का मतलब जो मिलते नहीं है, यूं अनंत तक बिना मिले जाए। जैसे रेल की पटरियां होती है ना, वो मिलती नहीं है, वो समांतर रहती है, तो वैसे ही ये समांतर है। और समांतर का एक नाम जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है वो है पार्श्वक्रम। पार्श्वक्रम का मतलब भी समांतर क्रम है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? आप कहेंगे श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम। अरे बोलो, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम। अब बात करते हैं कि विभवांतर क्या होता है। हम पहली चीज पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा। ये पूरी कथा विद्युत धारा की थी। हमने पढ़ लिया विभव, अब हम पढ़ते हैं विभवांतर। 3 चीजें पढ़ रहे हैं आज हम। विभवांतर का मतलब क्या होता है मैडम? कि विभव के अंतर, देखो शब्द में छुपा हुआ है, विभव प्लस अंतर, यानी विभव में अंतर को ही क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। तो 2 बिंदुओं में विभव के अंतर को ही, 2 बिंदुओं पर विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होता है, क्योंकि दोनों विभव ही तो है, बस ये अंतर को बता रहा है 2 बिंदुओं पर, और ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बता रहा है। फॉर्मूला दोनों में सेम ही रहता है, यही फॉर्मूला इसमें भी रहता है और यही फॉर्मूला इसमें भी रहता है। बस अगर अंतर 2 बिंदु देके अंतर पूछे तो विभवांतर लगा दो, 1 और 2 में से घटा दो, ऐसे। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों के मात्रक भी सेम है, ये SI यूनिट के मात्रक है इनके। और अगर सिंपल मात्रक पूछे तो हम जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है और Q का मात्रक कुलाम होता है, तो जूल बटे कुलाम भी इसका मात्रक हो जाता है। कई बार 3 ऑप्शन दे देता है और कहता है कि इनमें से कौन सा मात्रक नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये मात्रक भी है और वोल्ट भी है, इसमें भी ये मात्रक भी है और एम्पियर भी है। अब एक न्यूमेरिकल है, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। 12 वोल्ट विभवांतर, क्या दे दिया? विभवांतर दे दिया, V देख दिया, हम समझ भी गए कि ये वोल्ट है, ठीक है, विभव है। तो विभव और विभवांतर दोनों चीज सेम ही होती। हमको क्या दिया हुआ है? हमको V दिया हुआ है, तो V बराबर 12 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच 2 कुलाम आवेश, तो Q बराबर कितना दिया हुआ है? 2 कुलाम, ठीक है। हमसे पूछा क्या? किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो हम जानते हैं V बराबर W अपॉन Q, हमें निकालना क्या है? W, तो W बराबर VQ, और V का मान तो हमें पता ही है 12 वोल्ट, और आवेश का मतलब हमें पता ही है 2 कुलाम। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। और हम जानते हैं कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और जूल को J से लिख देते हैं, तो ये 24 जूल इसका आंसर आ जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम में देखिए यहां से सवाल पूछते हैं, कैसे कि आपको प्रतीक दे देता है और कहता है बताइए इसका नाम क्या है। तो देखिए, जब एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल ये सिंबल मिलेगा तो ये किसका प्रतीक होता है? ये होता है सेल का प्रतीक। और अगर ये सेल आपको बहुत सारे मिल जाए, देखिए माइनस से प्लस जुड़ता है, फिर माइनस आ गया, फिर माइनस से प्लस माइनस, इस तरीके से जुड़ते हैं। और ऐसे 2 या 3 श्रृंखलाएं आपको मिल जाए, सिर्फ सिंगल मिले तो ये सेल है, और 2-3 श्रृंखला जुड़कर बने तो ये इसका नाम हो जाता है बैटरी। अगर आपको यू मिले या फिर यू क्लोज मिले तो ये किसका प्रतीक है? ये स्विच का प्रतीक है। अगर इसमें कोई भी डॉट अंदर नहीं लगी हुई है, इसका मतलब ये है खुला परिपथ, यानी आपने लाइट ऑन नहीं करी है, स्विच ऑन नहीं करा आपने। और अगर ये पॉइंट आ गया, इसका मतलब आपने स्विच ऑन किया है।
ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद में बात करते हैं बंद कुंजी, इसका मतलब लाइट चल रही है। उसके बाद में तार संधि, जब आपको दो तारों को जोड़ना होगा तो इस तरीके से अगर बना हुआ है तो इसका नाम है तार संधि, यानी दो तार जुड़ रहे हैं। फिर अगर ये इस तरीके का मिले या फिर यूं बल्ब के टाइप में ही मिले तो इसका नाम है बल्ब, इन्हें बल्ब कहते हैं। ये थोड़ा अच्छे से आपकी बुक में बना हुआ है। उसके बाद में ये इस तरीके से जिग जैग लाइन, इसे कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब है किसी का विरोध करना। तो प्रतिरोध का मतलब जो धारा को बहने से रोके। और उसके बाद में अगर आपको ये इस तरह से जिगजैग लाइन मिले और इस पर यूं तीर का निशान मिले, इसे हम कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। ये क्या होता है, तो स्रोत की वोल्टता में बिना परिवर्तन किए, यानी विभव में बिना परिवर्तन किए, स्रोत का मतलब है कोई भी वस्तु, उसकी वोल्टता में विभव में बिना परिवर्तन किए विद्युत धारा को अगर नियंत्रित करने की जो युक्ति है, यानी धारा कम मात्रा में बहे, इसके विभव में बिना चेंज करे, तो ऐसी युक्ति कहलाती है परिवर्ती प्रतिरोध। और अगर ये फिर आपको जिगजैग लाइन मिल जाए और इस बार इस तरह का तीर हो, इस तरीके से ऊपर यूं, तो ये परिवर्ती प्रतिरोध है। पर अगर इस तरीके से है तो इसका नाम है धारा नियंत्रक, यानी धारा को नियंत्रित करना। परिवर्तित प्रतिरोध में तो वोल्टता में बिना परिवर्तन किए किया जाता है, पर धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। यानी आपको अभी प्रतिरोध लगाना है वहां पे नापने के लिए और थोड़ी देर बाद हटाना है, तो चेंज करने के लिए जो यूज किया जाता है वो धारा नियंत्रक है। मैडम ये काम कहाँ आते हैं, हम तो देखते ही नहीं रोज। तो ये डेली लाइफ में काम कम आते हैं, पर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना 12th में, तब ये काम में आते हैं वहां, तब आप इनको अच्छे से समझ पाते हैं। उसके बाद में ये होता है अमीटर, जो धारा को नापता है, और ये होता है वोल्ट मीटर, जो किसको मापता है, विभव। ये इनके सिंबल्स है, आपको ये सिंबल्स अच्छी तरीके से याद करने। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, हमेशा हर एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली हो, दोनों में से एक बार तो जरूर ये सवाल आता है, ओम का नियम किसे कहते हैं। मैडम ओम क्यों, भगवान शिव वाला ओम नहीं, इस वैज्ञानिक जिसने इसकी खोज करी थी उसका नाम था ओम, इसलिए उसके सम्मान में इस नियम का नाम रख दिया ओम। ये क्या होता है कि तार में धारा प्रवाहित करने पर, ये मान लीजिए आपका एक तार है, ठीक है, इसमें हमने क्या प्रवाहित करी, इसमें हमने धारा प्रवाहित करी। तो तार के जो सिरे है ना, ये सिरे, तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर या विभव उत्पन्न हो जाता है। मैडम ये विभवांतर शब्द क्यों यूज किया, विभव भी तो कर सकता था। तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। जो तब तार में अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो तार के सिरों पर विभव उत्पन्न हो जाएगा, तो दो बिंदुओं पर अलग अलग विभव होने के कारण इसे यहां नाम दिया गया विभवांतर। तो तार में धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये इसका नियम था। कि क्या मतलब हुआ, तो जब सूत्र की फॉर्म में लिखना चाहे तो V समानुपाती आई, समानुपाती ये चिन्ह होता है समानुपाती। इसका मतलब है कि अगर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा और V घटेगा तो I भी घटेगा। यही ओम का नियम था। अब ये चीज होती है कि जब भी समानुपाती होता है तो इस निशान को हटा करके जब हम बराबर लिखना चाहें तो यहां पर एक नियतांक आता है, यानी नियत अंक, उसका अगर यह गुणा कर दिया जाए तो दोनों तरफ का जो मान है वो बराबर आ जाता है। जब भी समानुपाती का या विक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। तो जो ये R है ना, ये R एक नियतांक है
और इसका नाम प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मतलब विरोध करना। तो अगर आपसे R का फॉर्मूला पूछ ले तो ये होता है V/I। समझ गए आप? अगर आपको कहे ओम का नियम का ग्राफ बनाइए तो कैसे बनता है कि ये तो है V और ये है I, यानी V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। तो यहाँ 0 था तो यहाँ 0 फिर बढ़ा, तो इसकी एक सीधी रेखा, सरल रेखा प्राप्त होती है ओम के नियम से। अगर आपको ओम का नियम पूछे तो आपको ये सब लिख कर आना है, साथ में ये ग्राफ भी बना के आना है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको सब कुछ आता है? वो जब आप एक्स्ट्रा चीजें कॉपी में दिखाएंगे तब उसे समझ में आएगा। उसके बाद में बात करते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोध और प्रतिरोधक में अंतर है। क्या अंतर है कि प्रतिरोध को हम R के द्वारा व्यक्त करते हैं और प्रतिरोधक को हम रो के द्वारा व्यक्त, इस सिंबल को कहते हैं रो। तुम रो, तो इसे हम रो से व्यक्त करते हैं। तो ये क्या होता है कि प्रतिरोधक प्रतिरोध का ही व्युत्क्रम होता है। इसका फॉर्मूला होता है जैसे RL/A। कि मैडम ये कैसे आया? तो देखिए, हम जानते हैं जो R है वो समानुपाती होता है L के, यानी तार की जितनी लंबाई होगी प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होता है। और R व्युत्क्रमानुपाती है 1/A के। A का क्या मतलब है? A का मतलब है अनुप्रस्थ काट, यानी उसकी मोटाई कितनी है। तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। इसलिए आप देखोगे कि बिजली के जो खंभे होते हैं ना, उसके अंदर मोटे मोटे तारों का प्रयोग किया जाता है बजाय पतले तारों के। क्यों? क्योंकि अगर मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाता है। इस चिन्ह का मतलब है व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह। अरे मैडम, यहाँ तो समानुपाती कहा था। तो जब ऊपर दोनों चीजें ऊपर है, इसका मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तब इस चिन्ह का मतलब समानुपाती हो जाता है। और जब एक बढ़े और दूसरा घटे तो इस चिन्ह का मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो जब मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम हो जाता है, इसलिए बिजली के खंभों में मोटे तारों का प्रयोग किया जाता है। तो जब हमने पढ़ा था कि भैया देखो R समानुपाती L है, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A है, तो मैं इसे संयुक्त रूप से यौन लिख दूं। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमने पढ़ा था कोई ना कोई नियतांक आएगा, और यहाँ पे रो आ गया तो रो L/A। तो जब रो का फॉर्मूला निकालेंगे तो RAL आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको A/L लिख लीजिएगा, ठीक है ना। R का एक फॉर्मूला ये भी निकल कर आया, R का एक फॉर्मूला ये भी निकल कर आया। तो R के कितने मान निकले? 2 मान निकले, और रो बराबर RA/L। अब यहां से आपसे पता है कैसा सवाल पूछा जाता है? यहां से आपसे पूछा जाता है एक नंबर में, यदि तार की लंबाई को दुगनी कर दिया जाए तो बताइए प्रतिरोध का मान कितना होगा। हमें पता है ये समानुपाती चिन्ह है, लंबाई को आपने दुगना करा तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? दुगना। जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर मैं कहूं तार की लंबाई को 2 गुना कम कर दिया गया तो प्रतिरोध कितना होगा? तो 2 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के समानुपाती है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। और अगर मैं कहूं तार की मोटाई बढ़ा दी जाए, अगर आपसे यहाँ पे ये पूछ सकता है कि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, अनुप्रस्थ काट नाम ना देकर के अगर क्षेत्रफल भी कहते, ए का मतलब एरिया ही है, अनुप्रस्थ का मतलब कि जो लंबवत कटा हुआ रहता है, अनुधेरे का मतलब जो उसके समांतर है, प्रस्थ का मतलब जो लंबवत है। तो अनुप्रस्थ यानी लंबवत काट का क्षेत्रफल। अगर यहाँ कह दिया जाए कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए आपको ए की जगह कितना लिख देना है? A/2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2/A हो जाएगा। इस तरीके से
ये छोटे छोटे सवाल बनते हैं यहाँ से। और अगर एक ये सवाल है, प्रतिरोध को अगर दुगना कर दिया जाए, अब बताइए रोकने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई तो धारा कैसी हो जाएगी? अगर उसको ज्यादा रोका जाएगा, ज्यादा टोका जाएगा, तो फिर बताइए धारा का मान तो कम ही होगा ना। जब बीच में मैंने बहुत सारे पत्थर रख दिए और आपको कह रही हूं कि अब चलो, तो आपको चलने में दिक्कत आएगी ना। वैसे ही धारा के बीच में अगर प्रतिरोध लगा दिए, प्रतिरोधों को दुगना कर दिया, तो धारा कैसी हो जाएगी? धारा आधी हो जाएगी। और अगर मैं धारा को दोगुना कर दूं तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? आधा। ये एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। नीचे लिखी हुई चीज बढ़ने पर घटती है, ये बात आप ध्यान रखना, इसे ही व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। उसके बाद में मैंने बता ही दिया, परिवर्ती प्रतिरोध वोल्टता में बिना परिवर्तन किए यदि धारा को नियंत्रित करना है तो वो परिवर्ती प्रतिरोध है। और धारा नियंत्रक क्या है? परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जो युक्ति है उसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। और दो शब्द आते हैं, एक आता है अच्छा चालक और एक आता है हीन चालक। अच्छा चालक का क्या मतलब है मैडम? अच्छा चालक मतलब जिसमें धारा आराम से बह रही है, प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध हर चीज में होगा। जैसे आपने सुना होगा घर्षण बल, कि आप चलते हैं तो यूं घर्षण बल लगता है, आपकी गति का विरोध करता है। तो हर जगह विरोध करने वाले मिलेंगे, है ना। हमारी डेली लाइफ में भी मिलते विरोध करने वाले, तो सेम साइंस की भाषा में भी मिलते हैं। तो अगर प्रतिरोध कम है तो धारा का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो जो धारा को आसानी से बहने दे वो अच्छे चालक कहलाएंगे, और जो धारा को अच्छे से नहीं बहने दे वो हीन चालक कहलाएंगे। तो फिर मैडम हीन चालक कौन कौन से होते हैं? आपने देखा होगा कि लकड़ी का गुटका, है ना, लकड़ी, आपने देखा होगा जब भी किसी को करंट आता रहता है तो उसको लकड़ी से मारते हाथ पर, तो वो हाथ उससे धारा से अलग हो जाता है ना। करंट थोड़ी देर के लिए रुक जाता है फिर आना। ऐसा क्यों? क्योंकि लकड़ी हीन चालक है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रतिरोध ज्यादा है। आपने देखा होगा कि जो विद्युत कर्मी लाइट की सेटिंग को देखते हैं वो हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, एक अलग से रबड़ के ग्लव्स। वो क्यों पहनते हैं? ताकि उन्हें करंट नहीं आए, क्योंकि रबड़ विद्युत का हीन चालक है। कॉपर और सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी, ये अच्छे चालक माने जाते हैं। इसमें सबसे अच्छा चालक तो एजी यानी सिल्वर माना जाता है। तो फिर मैडम कॉपर के तार क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि चांदी बहुत महंगी है, अभी 1,36,000 हो गई है। इतनी महंगी चीज तारों में कैसे लगाएंगे? इसलिए कॉपर का यूज किया जाता है जो सिल्वर की तुलना में कम महंगा होता है। तो सबसे अच्छा चालक सिल्वर है और उससे कम कॉपर है। अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं।